हेलो स्टूडेंट्स, आज हम सॉल्व करने वाले हैं इन टेक्स्ट क्वेश्चन जो कि पेज नंबर 119 पे है और चैप्टर हमारा हाउ डू ऑर्गेनिज्म रिप्रोड्यूस। तो चलिए फिर शुरू करते हैं। इसमें सबसे पहला क्वेश्चन है, हाउ डज बाइनरी फिजन डिफर फ्रॉम मल्टीपल फिजन। हमें ये बताना है कि जो बाइनरी फिजन है वो मल्टीपल फिजन से डिफरेंट कैसे है। तो देखिए, इन बाइनरी फिजन द पेरेंट ऑर्गेनिज्म स्प्लिट्स और डिवाइड्स टू फॉर्म टू और न्यू ऑर्गेनिज्म। ठीक है, बाइनरी फिजन में क्या होता है कि जो पेरेंट ऑर्गेनिज्म है ना वो स्प्लिट्स होता है या डिवाइड होता है ताकि वो दो या दो से ज़्यादा न्यू ऑर्गेनिज्म बना सके। ये बाइनरी फिजन में होता है। ऑन दी अदर हैंड, इन मल्टीपल फिजन द पेरेंट ऑर्गेनिज्म स्प्लिट्स और डिवाइड्स टू फॉर्म मेनी न्यू ऑर्गेनिज्म साइमultaneously। ठीक है, जबकि दूसरी तरफ मल्टीपल फिजन में क्या होता है कि जो पेरेंट ऑर्गेनिज्म है ये स्प्लिट्स या डिवाइड होता है ताकि बहुत सारे नए नए ऑर्गेनिज्म को एक साथ बना सके। अमोइमा रिप्रोड्यूसेस बाय द प्रोसेस ऑफ बाइनरी फिजन, whereas the material parasite plasmodium reproduces by the process of multiple fission। अब यहाँ पे उदाहरण के लिए देखिए, जो अमोइबा है ये कैसे रिप्रोड्यूस करता है, बाइनरी फिजन के द्वारा, जबकि जो मटेरियल पैरासाइट प्लाज्मोडियम है ये कैसे रिप्रोड्यूस होता है, किस प्रोसेस के थ्रू, मल्टीपल फिजन के थ्रू। ठीक है, तो यही डिफरेंस है बाइनरी फिजन और मल्टीपल फिजन में। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 क्या कह रहा है, हाउ विल एन ऑर्गेनिज्म बी बेनिफिटेड इफ इट रिप्रोड्यूसेस थ्रू स्पोर्स। ठीक है, कह रहे हैं कि किसी भी ऑर्गेनिज्म, मान लीजिए कोई ऑर्गेनिज्म है, अगर वो पोर्स के थ्रू रिप्रोड्यूस करता है तो उस ऑर्गेनिज्म को कैसे बेनिफिट मिलेगी। ठीक है, तो चलिए इसका आंसर देखते हैं। द रिप्रोडक्शन बाय स्पोर्स टेक्स प्लेस इन द प्लांट्स। जो स्पोर्स के थ्रू जो रिप्रोडक्शन होता है ना वो किस में होता है, प्लांट्स में होता है। स्पोर्स आर कवर्ड by hard protective coat which enables them to survive under unfavorable conditions like lack of food, lack of water and extreme temperatures। जो स्पोर्स होते हैं कैसे कवर्ड होते हैं, एक हार्ड प्रोटेक्टिव कोट होता है। ठीक है, जो उनको सरवाइव, मान लीजिए कोई अनफेवरेबल कंडीशन हो गई जैसे कि भोजन की कमी हो गई, पानी की कमी हो गई या बहुत ज़्यादा टेम्परेचर हो गई, तो ये जो हार्ड प्रोटेक्टिव कोट होता है ना ये उनको ऐसे कंडीशंस में सरवाइव करने में हेल्प करती है। बट व्हेन द कंडीशंस बिकम फेवरेबल, फूड एंड वाटर आर अवेलेबल, द टेम्परेचर इज सुटेबल, द स्पोर्स कैन ग्रो टू प्रोड्यूस न्यू प्लांट्स। लेकिन मान लीजिए फिर बाद में क्या होता है कि जैसे कंडीशन फेवरेबल हो जाता है कि फूड और पानी अवेलेबल हो जाते हैं, टेम्परेचर सुटेबल हो जाता है, तो फिर क्या हो जाता है कि जो स्पोर्स है ना वो न्यू प्लांट को ग्रो करने में, प्रोड्यूस करने में शुरू हो जाते हैं या उसको प्रोड्यूस करने लग जाते हैं। Thus, the reproduction by spores benefits the plants because by surviving under adverse conditions, the spores make these plants live forever। इसलिए जो रिप्रोडक्शन अगर स्पोर्स के माध्यम से होगी तो प्लांट्स को यही बेनिफिट मिलेगी कि वो विपरीत परिस्थितियों में भी सरवाइव कर सकते हैं, हमेशा के लिए रह सकते हैं। ठीक है, तो ये फायदा होगा अगर स्पोर्स के थ्रू रिप्रोडक्शन होती है तो। क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। कैन यू थिंक रीजन वाई मोर कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिज्म कैन नॉट गिव राइज टू न्यू इंडिविजुअल्स थ्रू रीजनरेशन। क्या आप सोच सकते हैं कि क्या रीज़न होगी कि मान लीजिए जो बहुत कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिज्म है वो नए इंडिविजुअल्स को रीजनरेशन के माध्यम से प्रोड्यूस नहीं कर सकते। हमें बेसिकली रीज़न बताना है कि कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिज्म रीजनरेशन के माध्यम से न्यू इंडिविजुअल्स को जन्म नहीं दे सकते, क्या रीज़न रही होगी। ठीक है, ये हमें बताना है। इसका आंसर देखते हैं। इन कॉम्प्लेक्स मल्टी सेल्यूलर ऑर्गेनिज्म स्पेशलाइज्ड सेल्स मेकअप टिश्यूज, टिश्यूज मेकअप ऑर्गेन्स, ऑर्गेन्स मेकअप ऑर्गेन सिस्टम एंड फाइनली ऑर्गेन सिस्टम मेकअप ऑर्गेनिज्म। कॉम्प्लेक्स मल्टी सेल्यूलर ऑर्गेनिज्म जो होता है इनका स्ट्रक्चर ही कुछ ऐसा होता है कि सेल्स से मिलके टिश्यू बनते हैं इनके, फिर टिश्यू क्या बनाता है, ऑर्गेन्स, ऑर्गेन्स क्या बनाता है, ऑर्गेन सिस्टम, और फाइनली ऑर्गेन सिस्टम मिला के एक ऑर्गेनिज्म तैयार होता है। Since complex multicellular organisms have a very high degree of organization in their body, they cannot be reproduced from their cut body parts by the process of regeneration। अब देखिए, जो complex multicellular organism है इसमें क्या होता है, इनके बॉडी का जो
ऑर्गेनाइजेशन है, ठीक है, इनके बॉडी का जो ऑर्गेनाइजेशन है उनकी डिग्री काफ़ी हाई होती है और ये दोबारा रिप्रोड्यूस नहीं हो सकते अगर एक बार कोई बॉडी पार्ट कट गई तो। ठीक है, आप खुद ही अपना उदाहरण दे लीजिए, अगर आपके कोई अंग ऐसा कट जाए, ठीक है, नेल्स और हेयर को छोड़ के, तो बाकी जो हमारे ऑर्गेन्स है वो दोबारा से ग्रो नहीं होते हैं। जस्ट फॉर एग्जाम्पल, अ डॉग इज अ कॉम्प्लेक्स मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म विच कैन नॉट बी जनरेटेड फ्रॉम इट्स कट बॉडी पार्ट से अ कट टेल। जैसे मान लीजिए कोई डॉगी है, डॉगेस भाई है, अगर मान लीजिए उसका पूंछ कट जाता है तो वो दोबारा ग्रो नहीं होगा। ठीक है, अगर एक बार कट गया तो वो दोबारा ग्रो नहीं होगा। This is because the cells present in the cut tail of a dog cannot produce dog organs like heart, brain, lungs, stomach, intestines and limbs etc. needed for the making of complete dog। और ऐसा इसलिए कि मान लीजिए उसके जो पूंछ कटी है उसमें जो सेल थे ना, अब वो दोबारा प्रोड्यूस होंगे ही नहीं। जब सेल ही प्रोड्यूस नहीं होंगे तो वो जो ऑर्गेन है वो बनने का तो कोई मतलब ही नहीं रहता है। द कॉम्प्लेक्स मल्टीसेल्यूलर ऑर्गेनिज्म नीड मोर कॉम्प्लेक्स वेज ऑफ रिप्रोडक्शन लाइक सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। अब जो कॉम्प्लेक्स मल्टीसेल्यूलर ऑर्गेनिज्म है इनका रिप्रोडक्शन का तरीका भी कॉम्प्लेक्स होता है, जो कि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन कहते हैं जिसे। क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। Why is vegetative propagation practiced for growing some types of plants? कह रहे हैं कि जो वेजिटेटिव प्रोपागेशन है ये ऐसे प्लांट्स हैं जिनमें इस टाइप के प्रोपागेशन का यूज़ किया जाता है, तो वो क्यों? ठीक है, तो चलिए इसका आंसर देखते हैं। वेजिटेटिव प्रोपागेशन इज प्रैक्टाइज्ड फॉर ग्रोइंग सम टाइप ऑफ प्लांट्स बिकॉज इट हैज़ फॉलोइंग एडवांटेज। ये इसके कुछ एडवांटेज है, इस वजह से वेजिटेटिव प्रोपागेशन को प्रैक्टाइज किया जाता है। सबसे पहला क्या है? ऑल द प्लांट्स प्रोड्यूस्ड बाय वेजिटेटिव प्रोपागेशन आर जेनेटिकली सिमिलर एनफ टू द पेरेंट प्लांट हैव ऑल इट्स कैरेक्टरिस्टिक्स। ठीक है, जितने भी प्लांट्स वेजिटेटिव प्रोपागेशन से प्रोड्यूस होते हैं वो जेनेटिकली सिमिलर होते हैं अपने पेरेंट प्लांट से, और उनके कैरेक्टरिस्टिक्स भी उनके पेरेंट प्लांट से मिलता जुलता ही होता है। ठीक है, द फ्रूट ट्रीज ग्रोन फ्रॉम सीड्स में टेक मेनी ईयर्स बिफोर दे स्टार्ट टू बियर फ्रूट्स। अब मान लीजिए कोई फल का पौधा है, ठीक है, मतलब जो बीज है फल का, अब उसको अगर हम लगाते हैं तो कई साल ले लेते हैं कि वो ग्रो होके जब तक वो फल हमें देगा, उसमें कई साल निकल जाते हैं। बट द फ्रूट ट्रीज ग्रोन बाय वेजिटेटिव प्रोपागेशन मेथड्स लाइक कटिंग और बाय ग्राफ्टिंग स्टार्ट टू बियर फ्रूट्स मच अर्लियर ओनली आफ्टर ग्रोइंग सीजन्स। लेकिन मान लीजिए अगर हम वेजिटेटिव प्रोपागेशन के माध्यम से ऐसा करते हैं तो एज कम्पेयर टू सीड वाला जो प्रोसेस है इसमें हमें थोड़ा जल्दी रिजल्ट देखने को मिलेगा वेजिटेटिव प्रोपागेशन में। मतलब कि उसके कुछ पार्ट्स को जैसे कट करके दोबारा लगा दिया। फॉर एग्जांपल आप रोज़ ले लीजिए, उसके पार्ट्स को अगर हम ऐसे उसकी जो स्टेम्स होती है कट करके लगा देते हैं तो वो प्लांट में कन्वर्ट हो जाता है। ठीक है, द प्लांट ग्रोन बाय वेजिटेटिव प्रोपागेशन यूजुअली नीड लेस अटेंशन इन देयर अर्ली ईयर्स देन द प्लांट्स ग्रोन फ्रॉम सीड्स। देखिए, अगर हम सीड लगाते हैं, बीज लगाते हैं, तो उसकी देखभाल ज़्यादा करनी पड़ती है, लेकिन अगर वेजिटेटिव प्रोपागेशन के माध्यम से करते हैं तो उसकी देखभाल थोड़ी कम करनी पड़ेगी। ठीक है, एक तो ये फायदा है। मेनी प्लांट्स कैन बी ग्रोन जस्ट वन पेरेंट प्लांट बाय आर्टिफिशियल प्रोपागेशन। एक पेरेंट प्लांट से, ठीक है, एक पेरेंट्स प्लांट से कई सारे प्लांट्स को ग्रो किया जा सकता है आर्टिफिशियल प्रोपागेशन के माध्यम से। वेजिटेटिव प्रोपागेशन मेक्स पॉसिबल द प्रोपागेशन ऑफ द प्लांट्स सच एज बनाना, रोज, जैस्मिन एंड ऑरेंज that have lost the capacity to produce viable seeds। ठीक है, वेजिटेटिव प्रोपागेशन जो है, जैसे कि कुछ प्लांट हो गए बनाना, रोज, जैस्मीन, ऑरेंज, इनमें ज़्यादा यूज़ होता है, आपने देखा भी होगा। क्यों? क्योंकि इनमें इतना जो सीड है ना, सीड प्रोड्यूस करने की पहली बात तो मतलब होती है उसमें भी प्रोड्यूस, बट इतना कम अमाउंट में होता है, या यूं कह लीजिए कि ना के बराबर होता है। और दूसरा ये है कि उसके सीड को अगर लगाने लग गए तो उसमें काफ़ी ज़्यादा समय लग जाएगा, इसलिए इन प्लांट्स में वेजिटेटिव प्रोपागेशन का यूज़ किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 5, वाई इज़ डीएनए कॉपिंग ऑफ एन इसेंशियल पार्ट ऑफ प्रोसेस ऑफ रिप्रोडक्शन। कह रहे हैं कि डीएनए कॉपी रिप्रोडक्शन का इसेंशियल पार्ट क्यों है? तो इसका आंसर देखिए। डीएनए कंटेन्स इंफॉर्मेशन फॉर द इनहेरिटेंस ऑफ कैरेक्टरिस्टिक्स फ्रॉम द पेरेंट्स टू द नेक्स्ट जनरेशन। डीएनए बेसिकली इंफॉर्मेशन को कंटेन करता है,
ठीक है, जो उसके पेरेंट से नेक्स्ट जनरेशन में आता है। डीएनए कॉपिंग इज एन इसेंशियल पार्ट ऑफ द प्रोसेस ऑफ रिप्रोडक्शन बिकॉज इट मेक्स पॉसिबल द ट्रांसमिशन ऑफ कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द पेरेंट्स टू इट्स ऑफ स्प्रिंग्स इन नेक्स्ट जनरेशन। डीएनए कॉपी इसेंशियल पार्ट हो जाता है रिप्रोडक्शन का, क्यों? क्योंकि कैरेक्टरिस्टिक्स जो है उनके पेरेंट का, ठीक है, और जो उनके नेक्स्ट जनरेशन में आएगा, ये पता करना मतलब आसान हो जाता है। ठीक है, जैसे भी आपने देखा भी होगा, अगर कुछ ऐसे क्रिमिनल केस हो जाते हैं तो उसमें डीएनए टेस्ट इसलिए तो होता है, ठीक है, कि ये किसका बच्चा है या किसका पेरेंट है या कुछ इस प्रकार से, तो इसीलिए डीएनए कॉपी इसेंशियल पार्ट है रिप्रोडक्शन में। तो ये थे इस पेज के क्वेश्चन एंड आई होप कि आपको ये सब समझ में आए होंगे। उसके बावजूद भी अगर कोई डाउट आपका रह जाता है तो आप नीचे कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हैं। थैंक यू।